हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। दोस्तों, आज हम लोग अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं, जिसका नाम है केनेजियन थ्योरी। दोस्तों, केनेजियन थ्योरी जॉन मेनार्ड केन्स की थ्योरी है, जो कि सबसे ज्यादा लाइमलाइट में आए थे ग्रेट डिप्रेशन के बाद। ग्रेट डिप्रेशन आप सबको पता है, इकोनॉमिक क्राइसिस था, जिसका जो टाइम पीरियड था वो जनरल लेवल पे 1929 से लेकर 1933 तक था। यानी ये वो टाइम पीरियड था जब पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी और मेजर लेवल पे अमेरिका की इकोनॉमी बर्बाद हुई थी। और बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ग्रेट डिप्रेशन पे। मैं ऑलरेडी एक बहुत ही बढ़िया वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवा चुका हूँ। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले इस वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, ग्रेट डिप्रेशन जिसका पीरियड था 1929 से लेकर 1933, ये वो पीरियड था जब पूरे वर्ल्ड लेवल की इकोनॉमी फेल हो गई थी। या आप ये मान के चलें, जो हमारा पूरा वर्ल्ड जो थ्योरी को फॉलो कर रहा था, यानी क्लासिकल थ्योरी को, मैं रिपीट करना चाहूंगा, प्योर क्लासिकल थ्योरी को जो पूरा वर्ल्ड फॉलो कर रहा था, वो अजम्पशंस, वो पॉलिसीज, वो टेक्निक, वो सब कुछ फेल हो गया था इस टाइम पीरियड में। बहुत सारे इकोनॉमिक्स आए थे जो ग्रेट डिप्रेशन से उभरने के टेक्निक बता रहे थे, या ग्रेट डिप्रेशन के रीजन। देखिए, हमें किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए पहले प्रॉब्लम को समझना जरूरी होता है। तो काफी सारे इकोनॉमिक्स ऐसे थे तो जो ग्रेट डिप्रेशन का रीजन बता रहे थे। ठीक है। आफ्टर दैट केन्स, जिन्होंने सबसे बेटर रीजन बताया। केन्स की थ्योरी एक ऐसी थ्योरी थी जिस थ्योरी ने पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को बदल दिया और पूरे वर्ल्ड ने इसको फॉलो किया। इवन अगर सबसे पहले किसी कंट्री ने फॉलो किया, वो सबसे बड़ी कंट्री वो थी जिसका नाम था अमेरिका। अमेरिका ने 1934 में ग्रेट डिप्रेशन से निकलने के लिए, ग्रेट डिप्रेशन की प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए जॉन मेनार्ड केन्स की बात को माना और 1934 में उन्होंने एक पॉलिसी अडॉप्ट करी जिसका नाम था न्यू डील पॉलिसी। 1934 में अमेरिका सबसे पहली कंट्री बना था जो जिन्होंने जॉन मेनार्ड केन्स की बात मानकर जो है मतलब ग्रेट डिप्रेशन से बाहर निकले। उसके बाद में दूसरी कंट्री ने इस चीज को फॉलो किया, लेकिन ग्रेट डिप्रेशन के 3 साल बाद, यानी अगर हम समझें तो 1936 में जॉन मेनार्ड केन्स ने एक बुक लिखी थी जिस बुक ने पूरे वर्ल्ड में तहलका मचा दिया था। उस बुक का नाम था द जनरल थ्योरी, जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये एक ऐसी बुक थी जिस बुक में जॉन मेनार्ड केन्स ने एक्चुअली समझा दिया था कि अगर हमारी इकोनॉमी के अंदर ग्रेट डिप्रेशन जैसी सिचुएशन है। देखिए, ग्रेट डिप्रेशन का एक आसान मतलब था हाई इन्फ्लेशन और हाई अनएम्प्लॉयमेंट। इवन अनएम्प्लॉयमेंट तो बहुत ही बड़ा इशू था। और अनएम्प्लॉयमेंट भी जो था वो किस प्रकार का था? इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। ध्यान रखना, अनएम्प्लॉयमेंट दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वॉलेंट्री, जो कि क्लासिकल्स कहते थे कि जो होगा हमारी इकोनॉमी के अंदर, और एक अनएम्प्लॉयमेंट होता है इनवॉलेंट्री, जो कि क्लासिकल्स ऐसा मानते थे कि कभी भी इकोनॉमी के अंदर इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकता, जो सबसे बड़ी गलती थी क्लासिकल थ्योरिस्ट की। सबसे बड़ी गलती थी क्लासिकल थ्योरिस्ट की कि उन्होंने कुछ चीजों को एकदम से स्ट्रिक्ट मान लिया था, जो बाद में चल के जो है दिक्कतें आई। काफी इकोनॉमिस्ट का मानना ये भी था कि क्लासिकल थ्योरी इसलिए भी फेल हुई क्योंकि वो ट्रेडिशनल थ्योरीज पर बेस्ड थी। उसमें जितनी भी पॉलिसीज थी, जितनी भी टेक्निक्स थी, वो सब कुछ ट्रेडिशंस पर बेस्ड था। और जबकि ये वो पीरियड था जब इकोनॉमी में नए नए बदलाव आने लगे थे, यानी हमारी इकोनॉमी एक न्यू पैटर्न पे चल रही थी। और इस करंट सिचुएशन, मतलब ये टाइम की करंट सिचुएशन पुराने बेस पर नहीं चल पाई, या पुराने ट्रेडिशन से या ट्रेडिशनल मेथड से नहीं चल पाई। जॉन मेनार्ड केन्स ने ये बता दिया, अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है तो उसको पूरा किया जा, अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म किया जा सकता है बाय इन्वेस्टमेंट टेक्निक, जो कि क्लासिकल्स ने कभी फॉलो नहीं करी थी।
और ऐसा नहीं है कि जॉन मेनार्ड केन्स पहले इकोनॉमिक्स थे जिन्होंने ग्रेट डिप्रेशन से निकलने के लिए हाथ में मारे थे। नहीं, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नॉलेज के लिए बता रहा हूं। 1933 जब हमारा ग्रेट डिप्रेशन पीक पर था, तो एक इकोनॉमिक्स आए थे जिनका नाम था ACPU। गाइस ये आपकी नॉलेज के लिए है, क्योंकि आप अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और एग्जामिनर बिल्कुल आपसे बढ़िया तरीके से नॉलेज की एक्सपेक्टेशन रखता है। जैसे आप लोग मुझसे एक सही जानकारी की उम्मीद रखते हो, वैसे एग्जामिनर भी आपसे एक सही और सटीक जानकारी की उम्मीद रखता है। 1933 जो जब ग्रेट डिप्रेशन का पीक था, टॉप पे था ग्रेट डिप्रेशन, तो एक इकोनॉमिक्स आए जिनका नाम था ACPU। इन्होंने एक बुक लिखी, कोशिश तो ये भी कर रहे थे और ना जाने कितने लोग कर रहे थे, लेकिन फेमस तो किसी एक को होना था, जॉन मेनार्ड केन्स को होना था। लेकिन इनकी कोशिश खाली नहीं गई, इन्होंने एक बुक लिखी जिस बुक का नाम था द थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है, ये पूछ लिया जाता है कि जब ग्रेट डिप्रेशन पीक पर था तो वो कौन सी बुक थी जो अनएम्प्लॉयमेंट पर बेस्ड थी। आप अपने एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पेपर भी फेस करोगे और सब्जेक्टिव पेपर भी फेस करोगे। इकोनॉमिक्स अगर आपके सिलेबस में है तो आपको सब्जेक्टिव पैटर्न पे भी तैयार रहना है और ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे भी तैयार रहना है। क्वेश्चन क्या है कि वो कौन से इकोनॉमिक्स थे जिन्होंने सबसे पहले, या आप कह सकते हो जब ग्रेट डिप्रेशन पीक पे था तो कौन सी बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था द थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी इस बुक के लिए, और इस बुक की प्रॉब्लम को बताया था जॉन मेनार्ड केन्स ने। जॉन मेनार्ड केन्स ने कहा था कि भले ही ACPU ने थ्योरी लिखी ग्रेट डिप्रेशन के बाद लिखी, लेकिन ACPU जो थे वो जनरली बात कर रहे थे या फेवर में थे क्लासिकल, फेवर इन क्लासिकल, वो क्लासिकल के फेवर में थे, क्लासिकल। ठीक है, तो टेक्निकली बात हम ये कह सकते हैं कि जो ACPU थे उनका मानना क्या था, जो कि उन्होंने अपनी बुक में लिखा था, उनका मानना था कि हमारी इकोनॉमी में जो एम्प्लॉयमेंट होता है वो उसका एग्रीगेट आउटपुट के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है, और जो एग्रीगेट आउटपुट होता है उसका एग्रीगेट डिमांड के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है, और एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का जो इक्विलिब्रियम होगा वो हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट पर होगा। यानी टेक्निकली आप देखिए उनका मानना ये था, मैं आपको लिख के बताता हूं कि एम्प्लॉयमेंट की कनेक्टिविटी थी, एम्प्लॉयमेंट की कनेक्टिविटी थी किसके साथ, एग्रीगेट आउटपुट के साथ, और एग्रीगेट आउटपुट की कनेक्टिविटी थी स्ट्रॉन्ग रिलेशन। ये जो मैं साइन बना रहा हूं कनेक्टिविटी के लिए बना रहा हूं, समझाने के लिए आप लिख सकते हैं। उनकी कनेक्ट एग्रीगेट आउटपुट की कनेक्टिविटी थी एग्रीगेट डिमांड के साथ, और ये सब कुछ जो इक्विलिब्रियम पर आता था, अगर आप देखिए कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट आउटपुट जो इक्विलिब्रियम पर आता था वो हमेशा आता था एट फुल एम्प्लॉयमेंट। तो टेक्निकली बात तो ये हो गई ना कि भले ही वो ग्रेट डिप्रेशन का रीजन बता रहे हो, लेकिन उनका अभी भी जो इंटरेस्ट है वो क्लासिकल्स की तरफ है। तो जॉन मेनार्ड केन्स ने बोला कि हम ACPU की थ्योरी को जो है कंफर्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनकी थ्योरी अभी भी क्लासिकल्स के लिए है, अभी भी क्लासिकल को फेवर कर रहे हैं। वैसे गाइस ACPU मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि जो ACPU है वो क्लासिकल इकोनॉमिक्स नहीं थे, वो नेओ क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे। मैंने आपके लिए आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं कि जो हमारे ACPU थे, ACPU वाज द नेओ क्लासिकल इकोनॉमिक्स, राइट। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे चल के। बस जुड़े रहिएगा, साथ रहिएगा, जितने भी क्लासेस आपको पढ़ाओ सब कुछ अच्छे से पढ़ते रहिएगा। ACPU न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे, लेकिन वो अपने बुक में क्लासिकल्स को फॉलो कर रहे थे, इसलिए जॉन मेनार्ड केन्स के हिसाब से इनकी बुक सही नहीं थी या इनकी थ्योरी सही नहीं थी। अच्छा, जॉन मेनार्ड केन्स की एक बात और भी है दोस्तों, उनके अकॉर्डिंगली उनसे पहले या कह सकते हो टिल 1929 तक जितने भी इकोनॉमिक्स आए थे वो सब के सब क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे। क्लासिकल को क्लासिकल बोलने वाले जॉन मेनार्ड केन्स थे। तो टेक्निकली जॉन मेनार्ड केन्स की एक थ्योरी बड़ी इंटरेस्टिंग साबित हुई। उनका मानना ये रहा कि हमारी इकोनॉमी में जो ग्रेट डिप्रेशन आया था ना, वो इस वजह से आया था क्योंकि इकोनॉमी के अंदर किसी भी प्रकार का सेंट्रलाइजेशन नहीं था।
क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन था नहीं। और केन्स का एक एक सटीक आंसर बस यही था कि क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं था, फिजिकल पॉलिसी नहीं यूज हो सकती थी, इसी वजह से यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन नहीं था, या और दूसरे वर्ड में समझो तो डिसेंट्रलाइजेशन था, या मार्केट का डिसेंट्रलाइजेशन था। कोई भी सिंगल साइड से कंट्रोल नहीं कर रहा था, हर कोई अपने लिए बेटर करने की कोशिश कर रहा था। इस वजह से ग्रेट डिप्रेशन आया। और ग्रेव डिप्रेशन चलो आ गया, वो एक अलग बात है, क्योंकि हमने ये जो मैंने एक वीडियो आपको कराई ग्रेट डिप्रेशन की, उसके अंदर मैंने पूरा डिस्कस किया है कि ग्रेट डिप्रेशन क्यों आया था। बात ये हो रही है कि आया तो ठीक है, बट वो सही कैसे किया जा सकता था। तो केन्स का मानना ये था कि ग्रेट डिप्रेशन का मतलब ये था कि हमारी इकोनॉमी के अंदर हाई अनएम्प्लॉयमेंट है। आप समझना मेरी बात को, केन्स के अकॉर्डिंगली ग्रेट डिप्रेशन के पीरियड में या फिर वो टाइम ऐसा था जब इकोनॉमी के अंदर हाई अनएम्प्लॉयमेंट था। तो कुछ भी करके अगर हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम कर दें तो शायद इकोनॉमी थोड़ी सी स्टेबल सिचुएशन में आ सकती है। अब क्वेश्चन ये होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम कब होगा, ये कम कब होगा, इट बेसिकली कब होगा, कब लो अनएम्प्लॉयमेंट इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ, जब हमारी इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ठीक है जी, ये हमारी इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करेगा। नाउ द क्वेश्चन इज दैट हाउ टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। देखिए, अगर हम क्लासिकल्स की बात माने, सुनना जरा ध्यान से, आप केन्स को समझाते हुए क्लासिकल को रेफर करोगे यहाँ पर, ठीक है, रेफरेंस लोगे उसका। अगर हम क्लासिकल्स की बात माने तो क्लासिकल्स के हिसाब से जो हमारा आउटपुट हुआ करता था वो एम्प्लॉयमेंट पर बेस्ड था। ठीक है, और आपको अगर इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना है तो टेक्निकली आपकी इकोनॉमी में आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए आउटपुट का बढ़ना। और जो आउटपुट था उसकी वजह से हमें कंक्लूजन निकल के आता था कि जो एग्रीगेट सप्लाई होगा वो वर्टिकल होगा, और एग्रीगेट सप्लाई के जो इक्विलिब्रियम होगा वो एडी पर होगा, जहां पे इक्विलिब्रियम होगा वो हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट होगा। यानी अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी यहाँ पे किसी प्रकार का अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, तो उनके पास तो इसका सोल्यूशन नहीं था। ठीक है, बट केन्स ने बताया कि हम अपनी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट को तभी कम कर सकते हैं जब हम अपनी इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएं। एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए हमें आउटपुट बढ़ाने की जरूरत है। ना द क्वेश्चन इज दैट व्हाई वी नीड टू इंक्रीज द आउटपुट। तो टेक्निकली बात यह है कि इकोनॉमी के अंदर आउटपुट कब बढ़ता है, आउटपुट तब बढ़ता है जब इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है। समझो बात को, आउटपुट कब बढ़ता है, जब इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है। इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, और एग्रीगेट डिमांड कब बढ़ती है, जब लोगों के पास पैसा आता है या लोगों के पास कह सकते हो खर्च करने के ऑप्शंस होते हैं। आप समझिएगा, एडी बढ़ेगा, ठीक है, ये आप ऐसे देख सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है क्योंकि एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है, और एग्रीगेट डिमांड इसलिए बढ़ेगा क्योंकि नेशनल इनकम इंक्रीज करेगा। अच्छा, अब बताओ नेशनल इनकम इंक्रीज करने का रीजन क्या होगा। उसका रीजन होगा क्योंकि हमारी इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए मैंने आपको, अब जरा इसको ऐसे पढ़िएगा। अगर हमारी इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली नेशनल इनकम बढ़ेगा बाय विद द हेल्प ऑफ द मल्टीप्लायर इफेक्ट। दिस इज द मल्टीप्लायर, यू नो व्हाट इज द मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर का मतलब है कि आपकी नेशनल इनकम तभी बढ़ेगी जब आप इन्वेस्ट करोगे टेक्निकली। ठीक है, आपकी नेशनल इनकम बढ़ी, नेशनल इनकम बढ़ी तो लोगों के पास पैसा आया, जब लोगों के पास पैसा आया तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ी, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ी तो इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड बढ़ा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ा तो प्रोड्यूसर्स अट्रैक्ट हुए टू प्रोड्यूस मोर। जनरली प्रोड्यूसर्स को इंटरेस्ट होगा कि वो ज्यादा प्रोड्यूस करें, और अगर वो ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहेंगे उसके लिए उनको उसके लिए उनको लोग चाहिए, लेबर चाहिए, जिसकी वजह से इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट बढ़ने लग जाएगा। तो टेक्निकली एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। तो जॉन मिनार्ड केन्स ने एक प्यारा सा सोल्यूशन बता दिया कि अगर आप लोग हाई अनएम्प्लॉयमेंट से दुखी हो तो आपका एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है, बट उसके लिए आपको अपनी इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना पड़ेगा। अब वो बात आ गई कि वो बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, वो याद है ना, वो एक बिल्ली और चूहों की कहानी, है ना। ये तो पता लग गया कि जैसे वो सुना होगा आपने, बिल्ली चूहे को खा जाया करती थी, तो फिर चूहे परेशान कि भैया कैसे बचा जाए,
तो फिर एक बूढ़े चूहे ने सजेशन दिया कि बिल्ली के गले में एक घंटी बांध दो, जब भी बिल्ली आएगी घंटी बजा करेगी, हमें पता लग जाएगा और हम सब लोग चिपक जाकर हम बच जाए करेंगे। चूहे बहुत खुश होने लगे। लेकिन क्वेश्चन ये था, घंटी बांधेगा कौन और कैसे बंधेगी? वही क्वेश्चन आज भी है। भले ही हमें सोल्यूशन मिल गया हो कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अब देखिएगा ऑटोमेटिकली हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होने लगेगा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होगा, उसका रीजन एकमात्र ये है, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। बट क्वेश्चन ये कैसे, क्यों बढ़ेगा, ये कैसे बढ़ेगा? जहां से शुरुआत होती है जॉन मेनार्ड केन्स की एक्चुअल थ्योरी की, एक्चुअल थ्योरी की। देखिए जॉन मेनार्ड केन्स का मानना यह था कि जो इन्वेस्टमेंट होती है वो कंप्लीटली डिपेंड करती है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। इट इन्वेस्टमेंट टेक्निकली, investment is completely depends on rate of interest। अब आप देखिएगा जॉन मेनार्ड केन्स के हिसाब से अगर हमारी इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट में वेरिएशन लानी है तो उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट का चेंज होना जरूरी है। और देखिए अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है यानी पैसों की वैल्यू, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो मनी की वैल्यू बढ़ रही है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो मनी की वैल्यू कम हो रही है। अब आप इसको दोनों साइड से सोचना, डिमांड साइड से भी सोचना और सप्लाई साइड से भी सोचना इन्वेस्टमेंट को। तो टेक्निकली अगर अब हमें ये डिसाइड करना है कि इन्वेस्टमेंट का डिसीजन क्या होगा, इन्वेस्टमेंट किस तरीके से चेंज होगी, तो अब हमें इंटरेस्ट रेट की थ्योरी को समझना पड़ेगा। अब थोड़ा सा याद करो, अगर आप लोगों ने मेरी क्लास पहले देखी है क्लासिकल्स की, तो मैंने वहां पे प्योर क्लासिकल की थ्योरी में डिटरमिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट की बात करी थी। वहां पे आप लोगों को पता होगा कि इंटरेस्ट रेट का डिटरमिनेशन लोनेबल फंड मार्केट की जो है हेल्प से डिटरमाइन किया जाता था। वहां पे किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट कंसेप्ट था भी तो फर्म के लिए था, और फर्म की डिमांडिंग में था, और सप्लायर जो थे हाउस होल्ड सप्लाई करते थे। लेकिन आज जो आप इन्वेस्टमेंट कंसेप्ट सुनने वाले हो और उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कनेक्टिविटी समझने वाले हो वो बहुत ही डिफरेंट होगा प्योर क्लासिकल से। तो अब हम जो अपना डिस्कशन शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट का कनेक्शन। ठीक है, चलिए अब एक बार जो है ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन लिखी है बोर्ड पर, प्लीज इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं पूरे को रफ करके रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चीजें शुरू करता हूँ। आपने नोट कर लिया होगा, मैं ये पूरा का पूरा रफ कर देता हूँ। ठीक है, देखिए केन्स थ्योरी अभी चलेगी, काफी बड़ी थ्योरी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो एक ही सेशन में सब कुछ हो जाएगा, काफी बड़ी थ्योरी है। तो आज तो मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट तक सिर्फ बात करूंगा, उसके बाद में इसका नेक्स्ट सेशन होगा, फिर इसमें हम अगली बात करेंगे। सो नाउ माय क्वेश्चन इज दैट कि अब सब कुछ किस पे डिपेंड हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। देखिए क्लासिकल्स में यही सबसे गलत खराब बात थी कि वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिटरमाइन कर रहे थे वो लोनेबल फंड डिमांड एंड लोनेबल फंड सप्लाई के बेसिस पे कर रहे थे। लेकिन लेकिन जॉन मेनार्ड केन्स ने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की कनेक्टिविटी रखी वो दो चीजों पर रखी। मैं आपको बताना चाहूंगा, उनके हिसाब से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता था वो डिपेंड करता था डिमांड फॉर मनी और सप्लाई ऑफ मनी। देखिए मैं आप लोगों को ये बात भी क्लियर करना चाहता हूं कि डिमांड फॉर मनी वाला कंसेप्ट यानी मनी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, ये आप प्योर क्लासिकल्स में पढ़ चुके हैं। मतलब जॉन मेनार्ड केन्स इसको डिमांड फॉर मनी कह रहे हैं और यही थ्योरी को क्लासिकल वाले क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, यानी दोनों ने ही मनी के ऊपर बात तो करी है बट दोनों का डिमांड कनेक्शन था। जॉन प्योर क्लासिकल्स वालों ने सप्लाई ऑफ मनी की बात नहीं करी। जॉन मेनार्ड केन्स ये कह रहे थे अपनी बुक में कि जिस प्रकार हमारा मनी की डिमांड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसी प्रकार मनी की सप्लाई भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब ये क्वेश्चन ये आ जाता है कि व्हाट इज द डिमांड फॉर मनी। ध्यान रखना हम प्योर केन्स की बात कर रहे हैं। तो डिमांड फॉर मनी बेसिकली व्हाट इट इज द कैश इन हैंड कंसेप्ट। ये कैश इन हैंड है यानी पैसों का फिजिकल होना या पैसे मेरे हाथ में होना। अब टेक्निकली ये दो चीजों पे डिपेंड करता है, मैं कितने पैसे अपने पास रखूंगा। दो तरह के मेरे मोटिव्स होते हैं। पहला मोटिव होता है ट्रांसैक्शन मोटिव, ध्यान रखना। फर्स्ट मोटिव होता है ट्रांसैक्शन मोटिव, सबसे पहला मोटिव है
ट्रांसैक्शन मोटिव जो कि मेरा इनकम का फंक्शन होता है। टेक्निकल बात समझिएगा, सबसे पहला मोटिव होता है ट्रांसैक्शन मोटिव जो कि मेरा इनकम का फंक्शन होता है, और दूसरा मेरा मोटिव होता है स्पेकुलेटिव मोटिव। कौन सा मोटिव होता है? स्पेकुलेटिव मोटिव, जो कि एक्चुअली में देखिए डिमांड फॉर मनी की जो बात कर रहा हूं, जो कि एक्चुअली में रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन बनेगा। यही से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की शुरुआत होगी वो आगे चल के हमारा ये वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन होगा। एंड आफ्टर दैट ये जो सप्लाई ऑफ मनी होता है, पहले मनी की सप्लाई कौन कर रहे थे, या आप कह सकते हो इंटरेस्ट रेट को डिटरमाइन करने के लिए जो फंड की सप्लाई हो रही थी वो हाउस होल्ड थे, वो हाउस होल्ड था। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज यहाँ पे सेंट्रल बैंक है। ठीक है, आज यहाँ पे एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है जो जिसके पास पैसों को सप्लाई करने की अथॉरिटी है। तो सप्लाई ऑफ मनी बेसिकली बाय सेंट्रल बैंक, विच इज नो डाउट कांस्टेंट वैल्यू। ये एक ऐसी वैल्यू है जो कि कांस्टेंट होगी, जो किसी भी अदर पैरामीटर पर डिपेंड नहीं करेगी। इट्स कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन दी सेंट्रल बैंक। तो टेक्निकली मैं अगर इन सब चीजों को कंटिन्यू करूंगा तब जाके मुझे एक इक्विलिब्रियम वैल्यू मिलेगी। और ध्यान रखना, यहीं से फिर आपका आगे कंसेप्ट आएगा जहां से हम कहते हैं कि भैया कंजम्पशन थ्योरी शुरुआत होगी और आईएसएलएम थ्योरी शुरुआत होगी। तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, जहां पे मैंने आपको ये समझा दिया कि अब जो कनेक्शन स्टार्ट होगा वो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए स्टार्ट होगा। यानी नाउ द क्वेश्चन इज दैट हाउ टू सॉल्व द रेट ऑफ इंटरेस्ट। और केन्स की थ्योरी यही थी कि अगर हम अपनी इकोनॉमी के अंदर मल्टीप्लायर इफेक्ट ले आए, यानी इन्वेस्टमेंट को चेंज कर ले, और इन्वेस्टमेंट किस पे डिपेंड थी? रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगी। तो ये सब चीजें थी जॉन मिनार्ड केन्स की। तो आज ये पहला पार्ट मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करिएगा। जल्द से जल्द वो आपके प्यारे यूट्यूब चैनल सेमिकॉन क्लासेस पे अपलोड कर दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।